नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। 197 सदस्यों के संवैधानिक समूह ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। उसी पत्र पर ईडी के पूर्व चीफ कर्नैल सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। जो ओपन लेटर लिखा गया है, करीब 197 जो डिफरेंट फील्ड के लोग हैं उन्होंने इस पर साइन किए हैं। इसमें रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। बेसिक पर्पज़ ये है कि जो हमारा नेशन है उसकी सिक्योरिटी हम फील करते हैं कि पैरामाउंट है। एंड इस इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिक्स होके हमारी कंट्री का गलत प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है। कोई इंसिडेंट होता है कंट्री में, उस इंसिडेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड ओवर, उससे इंडिया की इमेज ख़राब होती है अगर उसको गलत प्रेजेंट किया जाए। अगर हम देखें जो पास्ट फ्यू ईयर्स हैं, देश में कम्युनल वायलेंस के केसेस कम हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर का सेम्बलेंस बढ़ा है। बट उसको हम प्रोजेक्ट ये करें कि लॉ एंड ऑर्डर का सेम्बलेंस ख़राब हो रहा है, कंट्री ठीक काम नहीं कर रही है, तो उसका प्रेजेंटेशन ख़राब होगा। तो जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं वो हमारे लिए पैरामाउंट हैं और उन इश्यूज़ में हमारी कंट्री इम्प्रूव कर रही है। हम अगर देखें, टेररिज्म हमारी कंट्री में कम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जो इश्यूज़ थे उसमें कंप्रोमाइज़ हुए हैं, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ है। कश्मीर में अंडर कंट्रोल आ रहा है। अगर हम नक्सलिज्म देखें, वहाँ भी अंडर कंट्रोल आ रहा है। कम्युनल सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आ रही हैं। इन सब के होने के बावजूद कुछ लोग हैं कि एक इंसिडेंट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 8 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, 97 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और 92 सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित 197 लोगों ने, कई नौकरशाहों और पूर्व न्यायाधीशों ने एक पत्र लिखा है। इसी पर जम्मू के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए आप भी। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप है, उसमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने ये लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि कंट्री में ये जो कम्युनल सरचार्ज एटमॉस्फेयर हो रहा है, फ्रिंज एलिमेंट को कंट्रोल करिए, और ये ऐसा कुछ लिखा था। और हमें इसमें ये हमारा जो लेटर है ये उसके जवाब में है कि ऐसा है कि डोंट प्ले, आप पॉलिटिकल एजेंडा में मत प्ले करिए। आप देखिए, ऑलरेडी भारत के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। आपने देखा हाल ही में फार्मर्स एजिटेशन, किस तरह इंटरनेशनल टूल किट ऑपरेट किया और भारत को एक दुनिया में दिखाने के लिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, यहाँ कम्युनल सिचुएशन बहुत ख़राब है। और ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुई, पोल्स के बाद जो वायलेंस हुई उसमें कितने लोगों का नुकसान, घर जला दिए गए, रेप हो गए। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने तो नहीं कुछ भी बोलना चाहिए था। आपको फिर हर सिचुएशन। देश के 8 पूर्व जज, 97 रिटायर्ड अधिकारियों और सशस्त्र बलों के 92 पूर्व अधिकारियों सहित देश के 197 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। इन हस्तियों ने कहा है कि देश में एक खास एजेंडे के तहत किए जा रहे पक्षपातपूर्ण राजनीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। I want to raise questions on the conduct of this group. Where was this group when West Bengal violence took place after elections and even before elections? Shaheen Bagh, Kisan Andolan, the way national flag was insulted on 26 January 21, the murder of Intelligence Bureau officer Mr. Sharma, love jihad, land jihad, the way Prime Minister was put to risk and his life was threatened in Punjab when he was going to Firozpur. The way this Muslim community does, the way they do their namaz by sitting on the roadside on the rail track, and the inconvenience that they cause to population. All these issues this group will never raise, which is a fact. But it will raise something in which Mr. Modi's image should get dented. That is the aim. I think the groups like this are a threat to national security and national unity.
They are trying to divide this nation between various groups, and on behalf of Congress and other political parties, they are trying to please certain community that they want to say that they are the voice, they are the forum, they are going to be the loudspeaker to highlight the so-called difficulties of. बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए टीएमसी को आतंकियों की पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि ममता ने राज्य में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। ममता बनर्जी अभी 12 साल सरकार में है, सत्ता में है, क्या काम किया? सबसे बड़ी बंगाल में कहावत है, जितना दोष जितना गलती नंद घोष का ऊपर। तभी यही है, जिसका दोष है केंद्र सरकार को दोष दे दो। मैं कुछ करने का लायक नहीं हूँ, तो ममता बनर्जी करने का कुछ लायक नहीं है। बस जितने सारे दो लायक है तो भाई केंद्र सरकार को दे दो। सिर्फ मैं मोरलगिरी करेंगे, मैं सिर्फ हवाबाजी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है पश्चिम बंगाल में। ना कृषक अच्छे हैं, न स्टूडेंट्स अच्छे हैं, न एडुकेटेड यंग अच्छे हैं। 10 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यही हुआ। भारत का टेररिस्ट सप्लायर्स तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे ईवीएम भी चेंज कर देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को भी वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो वो लोग ममता बनर्जी छोड़ के कुछ नहीं करते, क्योंकि उसको भी डर है, पैसा का लालच है। पश्चिम बंगाल एक नया दिशा दिखा रहा है। वोट का टाइम में भी पूरा कैसे मशीन चेंज करा जाए ये आप सोच नहीं सकेंगे। पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ चोरी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। पूरा ममता बनर्जी टेररिस्ट का एक पार्टी है। पूरा आप जहाँ पे भारत में जहाँ पे आपका गोष्ठी संघर्ष हुआ है उसका पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। आप देखिएगा, जहाँ मंगीरपुर में हुआ है, क्या यूपी में है, हर। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट में हिंदी भाषा में काम होना चाहिए। वहीं उन्होंने पटियाला हिंसा पर मान सरकार से अपील की। साथ ही राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर उन्होंने तंज कसा। फैसले का या उनके निवेदन का हमको सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी या एडमिनिस्ट्रेशन लोकल भाषा में, प्रादेशिक भाषाओं में अगर काम करेगी तो उससे प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा और वो पूरे देश के लिए भी अच्छा है और हम सब इसका स्वागत करें। देखिए, वो जो 3 पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर की, इसका मतलब वहाँ की सरकार ये मान रही है कि उनसे चूक हुई, और ये सच में चूक हुई। पिछले 3-4 दिन से लगातार वहाँ पर ये जानकारी थी कि वहाँ पर खालिस्तान के विरोध में एक कोई कार्यक्रम होगा जिसमें पुतला दहन होगा पन्नू का, जो कि खालिस्तानी अध्यक्ष है, और उसके विरोध में लोग खड़े थे कि हम इसकी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो पुलिस को ये सब चिंता पहले करनी चाहिए थी और उसको रोकना चाहिए था। और अगर लगता था कि वहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता है तो ये कार्यक्रम होने ही नहीं देना चाहिए था, परंतु पुलिस ने ये होने दिया। और मैंने वो देखा, वीडियो देखा जिसमें पन्नू का पुतला जला रहे हैं, कुल मिलाकर 20-25 लोग थे, और दूसरी ओर से फिर उसका विरोध हुआ। तो पुलिस की नालायकी है, कहीं ना कहीं सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, वो फेल हुई है। और सिर्फ यही नहीं, मलेरकोटला के अंदर डीसी ऑफिस के बाहर या डीसी ऑफिस के प्रांगण में एक खालिस्तान का झंडा लहराया गया, वहाँ पे एक प्लेकार्ड भी लगाया गया। उसकी भी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए थी, या उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। अब तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं अपेक्षा करता हूँ भगवंत मान जी इसकी चिंता करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। और सबके साथ एक राहुल गांधी को ट्विटर खेलने की आदत है। ज़मीनी हकीकत उनको पता नहीं होती, जानकारियाँ पूरी होती नहीं। वो कभी ये नहीं कोशिश करते कि जो कंसर्न मंत्रालय या कंसर्न मंत्री उनसे बात कर वो एक सांसद हैं, कंसर्न मंत्री से फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं स्थिति क्या है और अपने आप को ठीक स्थिति से अवगत करा सकते हैं। परंतु ऐसा करते नहीं। यहाँ से भी कोई उनको कान में आकर कुछ बोल जाता है, उसका सबसे ट्वीट कर देते हैं। इसलिए प्रहलाद जोशी ने ठीक कहा कि वो एक फेक एस्ट्रोलॉजर है, वो ऐसे ही झूठी मूठी अपनी तरफ से मनगढ़ंत। देश में कोयला संकट गहरा गया है और इसका असर देश के ज्यादातर राज्यों में बिजली कटौती के रूप में देखने को मिल रहा है। इस बीच सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि सीसीएल के पास 60 लाख टन से अधिक कोयला स्टॉक मौजूद है। इसी के साथ उन्होंने कई अहम जानकारियां साझा की। सीसीएल में मोर देन 6 मिलियन टन स्टॉक्स है, माइंस एंड साइडिंग मिला के, और हमको अप्रैल फर्स्ट वीक में जो टारगेट सेट किया है 1,85,000 टन्स पर डे हमको पावर प्लांट को भेजना। हमारा साथ लिंक्ड प्लांट्स है, नॉर्थ में
पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, कुछ बिहार में प्लांट्स है, एनटीपीसी का, डीवीसी, तेनुघाट झारखंड का, WPDCL का, इस टाइप का जितना प्लांट्स है हमारा, IPP, कुछ ये प्लांट सब मिला के 1,85,000 करना है। ये जो 29 दिन में अप्रैल में 1,85,000 हम लोगों का एवरेज चल रहा है। लास्ट 6 दिन में अभी हम लोग 2 लाख तक भी पहुंचे हैं। अभी हाल ही में जो हमारा चेयरमैन साहब आया है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी आए थे, तो इसमें 2,20,000 तक हमको प्रतिदिन करना है अभी मई में। तो अभी ऑलमोस्ट 2 लाख हो रहा है। अभी इसको अनदर 20,000 टन हमको जंप करना है। कोल इंडिया एज ए होल अभी 17 लाख के आसपास चल रहा है। अबाउट 17.5 लाख करना है ना, 50,000 और 50। देश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहराता जा रहा है। इसी पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में कोयला संकट है, लेकिन केंद्र को झूठ लग रहा है। राज्य सरकारें आखिर झूठ क्यों बोलेंगी, सुनिए आप भी। देखिए, कुछ महीने पहले भी ऐसा हुआ था और ये फैक्ट्स थे कि देश के अंदर कोयले की कमी जो है जानबूझ के बनाई जा रही है और उससे कई राज्यों के ऊपर बिजली का संकट मंडरा रहा है। सभी राज्य क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि कोयले का जो भंडार है अब वो कम होता जा रहा है और उसकी सूचना हर राज्य सरकार को दी जाती है। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें ऑलरेडी बिजली की कटौती शुरू हो रखी है इस कमी के कारण। और तीसरा, एक बड़े उद्योगपति घराने को कोयले के मामले में करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए बार बार इस तरीके की कमी की जाती है। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के कि हमारा ये मानना है कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश रहती है। देखिए, पंजाब के अंदर राजनीतिक तौर पे भाजपा के नेता, अकाली के नेता दिखे जा रहे हैं जिन्होंने इस तरीके का पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और दिल्ली और पंजाब के अंदर फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ सकता है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार की पुलिस है जिसने अपने संरक्षण के अंदर दिल्ली में दंगे कराए और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनके संरक्षण में दंगे कराए गए थे। और एक तरफ आपके पास पंजाब मॉडल है जहाँ पे भाजपा और अकाली दल जो गठबंधन में सालों तक सरकार चलाते रहे वो आपस में हिंदुओं और सिखों का झगड़ा कराते हैं। और एक सख्त सरकार है भगवंत मान साहब की जहाँ पे IGP का ट्रांसफ़र हो जाता है, SSP का ट्रांसफ़र हो जाता है और SP का ट्रांसफ़र करके तुरंत नए अफसरों को वहाँ पे लाया जाता है। तो ये दोनों सरकारों की मंशा हमारे और ममता बनर्जी की सरकार के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और हमेशा कॉमन मुद्दों पर जो है हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, साथ उठाते रहे हैं। और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अलग अलग राज्यों में जाएगी, TMC भी अलग अलग राज्यों में चुनाव रखने का हक देश में कोयला संकट पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी से, सरकार के लोगों से, जिसने इस तरह का संकट खड़ा किया है। केवल दिल्ली नहीं, कई प्रदेशों में इस तरह का संकट हो रहा है और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ तो सरकार ये कहते नहीं आघाती है कि सब जगह सारे गांवों तक मैंने बिजली पहुंचा दिया, बिजली सुनिश्चित करने का काम मोदी जी ने किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हरियाणा के नूंह में जिला सचिवालय में एक बैठक की। नूंह जिला के आकांक्षी पैरामीटर की प्रगति और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण और पेयजल के लिए कार्य किए जाएं। उन्होंने मेवात में स्वास्थ्य, अध्यापकों की कमी, बालिका शिक्षा वाहिनी, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य पोषण ट्रैकर, टीकाकरण आदि के बारे में भी समीक्षा की। हमारे कंधों पे नहीं, आप सबकी पहली बात एक बात समझ लीजिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये चीज़ें एक थी, ये तो विरासत में हमें मिली है मिनिस्ट्री। जो भी गरीब है, जो भी कमज़ोर तबका है, जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची उस तक विकास होना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। आपने रेलवे की बात करी, आपने हाईवे देखा, आपका हाईवे का काम कुछ हुआ है और जो होना है वो हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, रोज़गार से जुड़े हुए चीज़ें ये युद्ध स्तर पर हो रहा है। और कुछ जगहों पे जहाँ पर बड़ा गैप है वो बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है।
उस बड़े गैप को भरना हमारी प्राथमिकता है। पहली बात, एक बात समझिए आप कि जो क्राइम होता है वो क्राइम है। उस पर जब भी कोई कम्युनल एंगल या कम्युनल कलर देने की कोशिश होती है तो क्रिमिनल की आप मदद करते हैं, आपका मतलब जो लोग भी देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शनिवार को जनपद जालौन पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। वहीं उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सभी नागरिकों को सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक में संबोधन किया था, उस पर उन्होंने इंगित किया था कि जब विश्व के अंदर कहीं भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है, और उस युद्ध का प्रभाव हमारे भारत पर भी बढ़ाया। श्रीलंका की देखिए क्या स्थिति हुई है। मैं तो इस युद्ध के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा के लाए और देश को भी अभी बचा के रखे हुए। श्रीलंका की क्या स्थिति हो गई, आप देखिए, कल्पना करिए। ये एक भारत का अकेले नहीं है, एक विश्व स्तरीय समस्या है जिसको सारे देश चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चिंतित ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को। पंजाब के पटियाला में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर पटियाला में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पटियाला की उपायुक्त साक्षी साहनी ने कहा कि हर कोई चाहता है कि पटियाला का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, जैसा कि अब तक होता आया है। डीसी साक्षी साहनी ने लोगों से शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। एसएसपी दीपक पारेख ने कहा कि पटियाला पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और 24 घंटे लोगों की सेवा में रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए ताकि अफवाहें ना फैलें। ओपिनियन था कि पटियाला की जो हमेशा एक विरासत रही है कम्युनल हार्मनी की, वैसे ही बनी रहे और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। सभी धर्मों की अच्छी मीटिंग रही। सारी ही धर्मों ने यही बात बार बार दोहराई कि ये हम कभी ना वापस से देखें। पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने किसानों से भी कई वादे किए थे, जिसमें अलग अलग तरह की राहत देने की बात कही गई थी। अब भगवंत मान सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बताया है कि वो धान की सीधी रुपाई करने वाले किसानों की मदद करेगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि वो धान की रुपाई करने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देंगे। किसान 20 मई से धान की सीधी रोपाई कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ग्राउंड वाटर लेवल बचाने समय की जरूरत है, इसलिए इसे बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि धान की सीधी रोपाई किसानों के लिए फायदेमंद है। किसान वीरों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ 2-3 ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਤ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ, 1 ਏਕੜ ਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਝਾੜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ। पंजाब विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पंजाब सरकार में मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आवाज उठाई है और घोटाला मामले में जांच की मांग की है। उसी तहत एक बहुत वड्डी आवाज़ जिहड़ी मैं बुलंद की सी इलैक्शनां दे दौरान उसी विधान सभा भर्ती घोटाला। विधान सभा वो पवित्र सदन हुंदा जिथों बैठ के ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੱਥ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਘਪਲਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ है। पूरी जांच करके बड़ी लंबी मेहनत लगी। अब रिक्रूटमेंट स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने इस मामले में जो हमारे तत्कालीन स्पीकर साहब हैं मानयोग सरदार कुलतार सिंह संधवा जी को एक लिखित शिकायत भी भेजी है और मैं पूर्ण आस करता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह तय करना हाईकमान का काम है। अभी जरूरी यह है कि कांग्रेस को सत्ता में कैसे लाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। ये बात हिमाचल कांग्रेस की नई अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने की। मैंने जाकर उनको व्यक्तिगत तौर से उनका धन्यवाद भी किया है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पर डाली है, तो उनको आश्वासन भी दिया है कि हम सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे और रात दिन हम काम करके पार्टी को दोबारा नहीं। देखिए, जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी का सवाल था, वो सबको साथ लेकर चलते थे। अभी भी उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए उन्हीं के लोगों को साथ लेकर हम सब चलेंगे। और जो हमारे आपको लग रहा है कोई ग्रुपिज्म है, कोई गुटिज्म, ऐसी कोई बात आपको नजर नहीं आएगी। ना ही हम ये संदेश देना चाहते हैं। हम सब एकजुट होकर 5 तारीख को हम शिमला में भी ये संदेश देंगे कि हम सब एक हैं, एक प्लॉट। देखिए, अभी भी मेरे को तो ये हिमाचल के बिलासपुर में घुमारवीं यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और बीडीसी सदस्य राहुल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने बिलासपुर में रोजगार मेले के आयोजन को एक चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि हिमाचल में चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है और जनता को भ्रमित करता है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के बेटे खुद मान चुके हैं कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में युवाओं को नौकरियां देने में नाकाम रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का अपने जिला के लिए क्या सहयोग रहा है। जब वो पूरे भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, जिला बिलासपुर में आज भी वही हालात हैं और पहले भी वही हालात थे स्वास्थ्य सेवाओं के। आज पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा, लेकिन वो युवाओं को रोजगार देने में असफल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हरीश नड्डा भी मान रहे हैं कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा कि जेएओ पेपर लीक हो गया है। यह बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन सरकार पेपर रद्द करने के बजाय जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, जबकि सरकार को पहले पेपर रद्द करना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर चोर दरवाजे से चहेतों को नौकरियां देने का आरोप भी लगाया। स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो है प्रतिक्रिया आई कि हम जो है पहले इसके ऊपर जांच करेंगे, अगर कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया को जो है कैंसिल करे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो मामला है किसी एक शिक्षण संस्थान का सामने आया है, हो सकता है पूरी हिमाचल में जो है इस गिरोह के तार जुड़े हो। तो हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट किसी भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी चाहे शिक्षण संस्थान है चाहे किसी की भी मिली भगत है उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। ये सारे का सारा जो है सरकार का जो नियंत्रण है वो ब्यूरोक्रेसी पे बिल्कुल भी नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि पुलिस की भर्ती में भी किस प्रकार से जो एक चैट वायरल हुई थी, आज तक जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फेक है, लेकिन
किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है आपने इसकी इंक्वायरी करवाई, लोगों को वो पता होना चाहिए। आज आधे से ज़्यादा जो भर्तियां इस सरकार में हुई है वो कोर्ट में जो है विचाराधीन है, चाहे जेवीटी की बात हो, जेओए की बात हो, सारे के सारे जो बेरोजगार युवा है आज सड़कों पर है। और जो दूसरी तरफ से जो है भर्तियों के नाम पर जो है धांधलियाँ की जा रही है, बैकडोर एंट्री से जो है। यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोपी से पूछताछ के बाद कहा कि मुर्तजा आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था। यही नहीं, आरोपी आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा को बढ़ाने वाले जिहादी साहित्य से भी प्रभावित था। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा यूएपीए के विभिन्न सेक्शनों की बढ़ोतरी की गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 5/4/22 को यूपी एटीएस के द्वारा ग्रहण की गई। यूपी एटीएस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा से विस्तृत पूछताछ की गई तथा अभियुक्त के निशानदेही पे बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।